नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली है और आज यहां खेलों को नई ऊंचाई मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की 31 टीमें उतर रही है। सीएम योगी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ी सम्मानित किए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी मिल रही है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली है, जहां साहित्य के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। यूपी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। ओपन जिम, खेल मैदान और प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिल रही है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। सीएम योगी ने सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। कहा कि खेल से अनुशासन, टीम वर्क और देशभक्ति का भाव आता है। गोरखपुर में यह आयोजन खेलों को नई पहचान देगा। 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है,
आज वह देखते हुए बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज खिलाड़ी न सिर्फ सम्मान पा रहे हैं बल्कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण और अवसर मिल रहे हैं। आज खेलकूद को तमाम परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और मैं देखता हूं देश के अंदर कई राज्यों में अभिभावक बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रारंभ में ही इस बात को अनुभव करता है कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक खेल में रुचि लेता है तो पूरा ध्यान अभिभावक उसके लिए उस खेल विशेष पर लागू करने का प्रयास करता है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया, जहां फरियादियों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गोरखपुर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन सीएम योगी के नेतृत्व में युवा शक्ति को नई ऊर्जा देगा। 14 राज्यों की 31 टीमें और खेलों को बढ़ावा और अब यूपी खेलों में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से भेंट की। दोनों नेताओं की मुलाकात में विकास कार्य, पार्टी संगठन और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात बरेली के राजनीतिक और विकास गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बरेली के विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय समस्याओं और आगामी योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बरेली का तेज विकास यूपी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और बरेली में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सम्मान जताया। हमारे प्रियंक खड़गे जी हमेशा इस प्रकार के बयान देते हैं जो कहीं न कहीं विवादित होते हैं। कभी वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश में घुसपैठ की बात करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी हैं, इंडी गठबंधन के लोग जिनको पनाह देते हैं, जिनको आज तक संरक्षण देने का काम किया है, जो सवाल मानी गृहमंत्री पे तो उठा रहे। आदरणीय गृहमंत्री जी, हमारे यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी, जिनको वैसे पूरा देश जानता है और जिस तरह से घुसपैठियों को एक एक करके निकालने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और बंगाल, पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, ममता जी की सरकार हो, ममता जी हो या इंडी गठबंधन के अन्य दल हो, ये लगातार घुसपैठियों की वकालत करने का काम करते हैं। एसआईआर की बात होती है, अभी बिहार में एसआईआर हुआ, तब वो एसआईआर पर लगातार विरोध जताने का काम कर रहे थे। अब 12 स्टेट में एसआईआर हो रहा है, 12 स्टेट में एसआईआर में यूपी भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा खतरा है कि एसआईआर हो जाएगा तो ममता जी कुर्सी का क्या हुआ। क्योंकि एसआईआर भी होगा और एसआईआर होने से शुद्ध और सही मतदाता सूची जब बनेगी तो निश्चित रूप से जब वोटिंग हुआ तब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा बिहार की तरह से और चुनाव के परिणाम भी बिहार की तरह से आएंगे। तो ममता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आपने कितना ही भ्रष्टाचार किया हो, चाहे आपने कितना ही अब तक कुछ किया हो, लेकिन अब गिन गिन कर घुसपैठियों को भी निकाला जाएगा और भ्रष्टाचार जितने किए हैं उनकी परतें भी खोली जाएगी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। ये बैठक बरेली में राजनीतिक और विकास गतिविधियों को नई गति देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान बीएल वर्मा ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ईडी हो या सीबीआई हो या अन्य हमारी स्वतंत्र एजेंसी, ये अपना काम करती हैं। अब चूंकि उन ममता जी को पता था कि भ्रष्टाचार की परतें खुलने वाली हैं, इसलिए वो ये घटनाक्रम किया है। मुझे लगता है कि ईडी छोड़ने वाली नहीं है और जिसने जो भ्रष्टाचार किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। वो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार यूपीए की सरकार में हुआ था 2004 से 14 तक, और
11 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए थे। उसी प्रकार से ममता जी की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं और वो सर्वविदित हैं, और जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की गुंडागर्दी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, हमारी बहन बहुओं बेटियों के साथ में अनाचार, दुराचार, बलात्कार की घटनाएं, तब मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गंगा जी से निकलकर और पश्चिम बंगाल जाती हैं, तो निश्चित जब चुनाव होगा तो ममता जी को तख्ता पलटने का डर सताई नहीं रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है। तब मैं कहूँगा ममता जी आप चिंता मत करिए, SIR भी पूरा होगा और भ्रष्टाचार जितना किया है आपने, आपकी सरकार ने, वो भी पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। बरेली में ये मुलाकात केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का संकेत दे रही है। विकास परियोजनाओं को तेज करने और जनता की समस्याओं के समाधान पर फोकस रहेगा। बरेली में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की मुलाकात विकास और राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश है। बरेली तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अमरोहा में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने टिंकू को शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर गला घोट दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। पुलिस ने मात्र 22 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक और मार्मिक हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या की वजह पत्नी और उसके प्रेमी के बीच लंबे समय से चल रहा अवैध संबंध था। आरोपी संगीता की शादी टिंकू से 6 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी से पहले से ही नरसिंह देव के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। 10 जनवरी को प्रेमी नरसिंह देव संगीता से मिलने उसके घर आया था। इस बात का पता परिवार के अन्य सदस्यों को चल गया। इसके बाद 13-14 जनवरी की रात को दोनों ने मिलकर योजना बनाई। आरोपी ने टिंकू को शराब पिलाई, नशे की हालत में उसे रेलवे ट्रैक पर ले गए। नरसिंह देव ने टिंकू के गले पर पैर रखा और सिर पर बंधे लाल कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी। शव ट्रैक पर छोड़ दिया ताकि इसे ट्रेन दुर्घटना समझा जाए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए थाना मंडी घनौरा में विशेष टीम गठित की। टीम ने CCTV फुटेज और सर्विलेंस सिस्टम की मदद से संगीता और नरसिंह देव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ जारी है। हत्या में इस्तेमाल शराब की बोतल, लाल कपड़ा और अन्य सामान बरामद किया गया है। एक व्यक्ति की रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी, उसका शव मिला था। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था, जिसकी पहचान टिंकू पुत्र हरनाम के रूप में हुई थी। इसके परिजनों का ऐसा आरोप था कि इसकी पत्नी का इस हत्या में कुछ हाथ हो सकता है। इसमें गहराई से छानबीन की गई तो प्रकरण इस प्रकार आया कि इसकी पत्नी का इसकी शादी से पूर्व से एक नरसिंह देव नाम का व्यक्ति है, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था और इसके घर भी उसका आना जाना था। इसी को लेके नरसिंह और संगीता, इन्होंने, इसकी जो पत्नी है, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया, जिसमें मृतक को शराब पिला के लोग रेलवे ट्रैक पर ले गए और वहां गला घोंट कर इसकी हत्या कर दी और सबको वहीं पोस्ट ट्रैक पर छोड़ दिया। इसमें इस व्यक्ति की पहचान की गई है। इसमें जो अभियुक्त नरसिंह और उसकी पत्नी संगीता, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला प्रेम त्रिकोण, धोखे और क्रूरता की एक कहानी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच में और लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। अमरोहा में पति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा और महज 22 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया। प्रेम में हुई क्रूर हत्या पर सख्त कार्रवाई हुई। न्याय की प्रक्रिया तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों से अपील की, वहीं उन्होंने बेटियों की शादी को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया। आखिर क्या है वो ऐलान, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं और बाबा के आशीष वाचन को सुन रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर ने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों पार्टियों से अपील की और जातिवाद पर राजनीति न करने को कहा। साथ ही सरकार से बेरोजगारी और शिक्षा नीति में भी सुधार करने की अपील की। देश में जातिवादी न फैलाकर देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बाड़े सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे हैं और अपने खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे हैं और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता। हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने बेटियों की शादी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि जो भी गरीब घर की बेटियां हैं वे उनकी शादी में मदद करेंगे और ऐसे कई गृहस्थ सामानों को देंगे जिसका इस्तेमाल वो अपने गृहस्थ जीवन में कर सकती है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई माता पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। कथा की बात करें तो इस कथा का आयोजन 5 दिनों तक होना है, जिसकी जानकारी हनुमंत कथा के आयोजक प्रवीण सिंह ने दी और बताया कि 18 जनवरी को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जिसका लाभ यहां आने वाले श्रद्धालु ले सकते हैं। हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 5 दिन का प्रोग्राम है। दरबार लगेगा। कथा दोपहर 1 बजे से हरी इच्छा तक चलने वाली है। एक दिन बीच में यानी 18 तारीख को दिव्य दरबार भी लगने वाला है। इन पूरे 5 दिनों में महाराज श्री हम लोगों को दर्शन देंगे, हम लोगों को कथा सुनाएंगे और उसका हम लोग लाभ लेंगे। गौरतलब है कि हनुमंत कथा आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमारे बहुत आत्मीय हैं। अब ये बागेश्वर धाम के स्थायी सदस्य हैं। बागेश्वर परिवार के प्रति इनकी निष्ठा है। ये कन्या विवाह में भी अपने दलबल के साथ बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हमने इनकी सरलता, सहजता और इनके समर्पण के कारण ये कथा दी है। भविष्य में ऐसे ही श्रद्धालुओं को हम कथा देते रहेंगे। बांदा से सूर्य समाचार के लिए देवांश पांडे के साथ संदीप मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।